नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खास पेशकश में मैं दीपिका आपके साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। महाकुंभ का हवाई सर्वेक्षण। खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जहां एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। पहले उन्होंने 29 जनवरी को होने वाले अगले अमृत यानी शाही स्नान की तैयारियों की अफसरों के साथ बैठक कर समीक्षा की। इसके बाद हवाई सर्वे कर पूरे महाकुंभ क्षेत्र का जायजा लिया। पहले अमृत स्नान पर करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। अब अगले शाही स्नान पर पहले से अधिक स्नानार्थियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी लंबे अरसे से स्वयं ही महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करते आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि महाकुंभ में व्यवस्थाएं करने में अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं सहित विदेशी पर्यटक सुविधाओं की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की, जहां अमृत स्नान करने पहुंचे हैं। अमृत स्नान की समीक्षा करने पहुंचे थे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, धरातल पर स्थिति को जाना कि असल में महाकुंभ को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं। हर चीज का बारीकी से जायजा लिया आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को होना है और इसी को लेकर प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहे और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण लिया। महाकुंभ की स्थिति को जाना, सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से नजर रखी, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। क्योंकि अब जो है दर्शनार्थियों की संख्या अब बढ़ती ही जाएगी। ये पूरा महाकुंभ से भरा रहेगा। जगह जगह से श्रद्धालु आएंगे, स्नान करेंगे। अब बात करेंगे नेपाल से महाकुंभ पदयात्रा। खबर आपको सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं, जहां भारत के पड़ोसी देश नेपाल के लुम्बिनी से एक परिवार प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए लगभग 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा सिद्धार्थनगर जनपद के ककहरवा बॉर्डर से होते हुए पैदल यात्रा कर रहा है। नेपाल देश के लुम्बिनी निवासी बेदी यादव भारत के कई हिंदू तीर्थ स्थान का पैदल दर्शन कर चुके हैं। प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यह अपने परिवार संग पैदल यात्रा करते सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार भी रास्ते में करते हुए आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर की, जहां पर भारत के पड़ोसी देश नेपाल के लुम्बिनी से एक परिवार पैदल यात्रा करते हुए पहुंच रहा है और रास्ते भर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहा है। अपने साथ एक बैनर लिए हुए अयोध्या की झांकी दिखाते हुए ये परिवार पैदल यात्रा कर रहा है। लगभग 300 किलोमीटर ये चल चुके हैं और ये परिवार तमाम ऐसे तीर्थ स्थल पर पैदल यात्रा करते हुए ही पहुंच रहा है। सर
सबसे पहले मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा नाम भगवान दास यादव, मैं सुशोधन गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 से बिलोंग करता हूँ, नेपाल से। और हमारा जो मकसद है, संपूर्ण सनातन को संगठित करना, सब लोग मिल करके में एक सनातन धर्म का भी प्रचार प्रसार होगा और लोग अपने आस्था से जुड़े जा कर के जो है, और सनातन धर्म ही ऐसा प्राचीन धर्म है कि विश्व को जो है अच्छा संदेश देता है, अच्छा मैसेज जाता है। जैसे हिंदुस्तान से हुआ, नेपाल से हुआ, दो ही देश में अक्सर हिंदू का बसोबास ज़्यादा है। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम द्विवेदी जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम जी, जैसा कि एक परिवार की बात सामने आ रही है, बेदी यादव नाम है इनका, ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, लगभग अब तक 300 किलोमीटर ये पैदल चल चुके हैं। तो ये पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है इनके पीछे? जी, आपको बताएं कि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर पड़ोसी राज्य नेपाल से एक परिवार जो है वो निकला हुआ है महाकुंभ यात्रा को लेकर, पर जो 300 किलोमीटर की पद यात्रा वो महाकुंभ के लिए करेंगे। उनका एक ही उद्देश्य है जो उन्होंने बताया कि साफ तौर पर सनातन धर्म में उनकी आस्था है, सनातन एकजुटता को लेकर वो ये पग यात्रा कर रहे हैं। जी, और कितने तीर्थ स्थलों पर ये पैदल यात्रा कर चुके हैं? जी, आपको बता दें ये पड़ोसी राज्य नेपाल का ये पहला मामला सिद्धार्थनगर में आया है। हालांकि अभी और लोगों के आने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये 3 परिवार जो हैं ये 300 किलोमीटर की पग यात्रा पर निकल चुके हैं। आज सिद्धार्थनगर बॉर्डर ये क्रॉस कर लिए। जी पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सिद्धार्थनगर से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जहां एक परिवार नेपाल से महाकुंभ के लिए पैदल यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब बात करेंगे केंद्र की पहल, मुद्दा होगा हल। खनौरी बॉर्डर पर पिछले 54 दिनों से मरणासन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का संघर्ष आखिरकार रंग लाया है। एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी सहित 16 प्रमुख मांगों पर फरवरी 2024 से केंद्र और किसानों के बीच बना डेडलॉक खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के दखल का असर यह हुआ है कि केंद्र की टीम शनिवार को खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के पास उनकी मांगों पर बातचीत के लिए प्रपोजल लेकर पहुंची। शनिवार को खनौरी बॉर्डर पर 5 घंटे तक चली बैठकों का दौर निर्णायक रहा। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी रहेगा। हालांकि वह मेडिकल असिस्टेंट लेने के लिए तैयार हो गए हैं। चंडीगढ़ में 14 फरवरी को किसानों और केंद्र के बीच बातचीत का दौर दोबारा शुरू होने के संदेश से अब शंभू बॉर्डर से 21 जनवरी को 101 किसानों के जत्थे के दिल्ली कूच का फैसला भी रद्द कर दिया गया है। 14 फरवरी को बैठक से पहले अब किसान जत्थेबंदियों द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाए जाने को लेकर भी केंद्र की टीम को सहमति जताई गई है। खनौरी बॉर्डर पर मरण अनशन कर रहे 121 किसानों के जत्थे का मरण अनशन समाप्त होगा या नहीं, इस पर आज फैसला लिया जाएगा। पिछले 54 दिनों से मरण अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल जगजीत डल्लेवाल का आमरण अनशन अब भी जारी है। उनके कुछ मुद्दों को लेकर केंद्र से बातचीत भी हो चुकी है और उनके प्रमुख मांगों को मान भी लिया गया है। केंद्र की 14 फरवरी को इस मामले को लेकर बैठक तय की गई है।
और ये भी बात सामने आ रही है कि किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मुलाकात करेंगे, उनकी मांगों को जानेंगे, समझेंगे। और फिलहाल 21 जनवरी का जो किसान कूच होना था वो रद्द कर दिया गया है। जगजीत डल्लेवाल का अब भी आमरण अनशन जारी है। पिछले 54 दिनों से जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी कुछ प्रमुख मांगे मान ली गई हैं। अब बात करेंगे बदला पार्टी संविधान सामंजस्य का नया विधान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और बात करेंगे बदला पार्टी संविधान सामंजस्य का नया विधान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार का वसीयतनामा लिख दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी राजद के संविधान में बदलाव के साथ परिवार के तमाम लोगों के पद और कद तय कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि दूसरे दलों में टूट का बारंबार दावा करने वाली पार्टी राजद को अपना किला बचाने के लिए संविधान में बदलाव करना पड़ा। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। लालू यादव ने पार्टी के अंदर परिवार से उत्तराधिकारी को लेकर सभी संशयों को दूर करने के लिए यह फैसला लिया है। बड़ी बेटी या बेटे को पद दिया, लेकिन कद छोटे बेटे तेजस्वी यादव को दिया है। पद वाले बड़े परिजनों की गवाही में सबसे छोटे तेजस्वी यादव को समकक्ष कद देने की वजह भी समझने लायक है। अब बात करेंगे ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग सहमा इलाका। बुलंदशहर जनपद के थाना गौता क्षेत्र के गांव अभयपुर में ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग से इलाका सहम गया। घुड़चढ़ी के दौरान राइफल से 100 राउंड फायरिंग की गई। बता दें कि हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद 4 बारातियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि शादी विवाह समेत अन्य उत्सव पर कोई भी व्यक्ति बिना वजह फायरिंग कर प्रभाव जमाने के लिए हथियार चमकाता दिखे तो तुरंत उसे गिरफ्तार करने के निर्देश हैं। मांगलिक अवसरों पर पिछले रिकॉर्ड को देख पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए हैं। घुड़चढ़ी के दौरान बारातियों ने जमकर हर्ष फायरिंग की है और इस हर्ष फायरिंग से पूरे इलाके में एक तरह से सनसनी फैल गई। करीब 100 राउंड फायरिंग की गई है। अभयपुर से नोएडा जा रही थी ये बारात। इसी दौरान बारातियों ने जमकर हर्ष फायरिंग की। करीब 100 राउंड फायरिंग की गई है।
अब बात करेंगे ट्रकों में भिड़ंत, 2 जिंदगियों का अंत। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के तिंदवारी कस्बे में बांदा फतेहपुर राजमार्ग पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। घने कोहरे के कारण पहलवान आश्रम के पास 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई। इस हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर और खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। एक ट्रक कबरही से गिट्टी लेकर रायबरेली की ओर जा रहा था, जबकि दूसरा ट्रक विपरीत दिशा में आ रहा था। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने के चलते दोनों ट्रक जसईपुर माटा गांव के पास भिड़ गए। टक्कर के बाद आग ने दोनों वाहनों को चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में आग की लपटें आसमान तक उठने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दोनों ट्रकों में सवार ड्राइवर और खलासी की जलकर मौत हो चुकी थी। दुर्घटना के कारण राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने तत्काल रूट डायवर्जन कर यातायात को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया। मृतकों की शिनाख्त के प्रयास अभी किए जा रहे हैं। बबेरू क्षेत्राधिकारी सौरभ सिंह ने बताया कि घटना घने कोहरे के कारण दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे की जांच की जा रही है। हम कंडक्टर थे और नीरज यादव ड्राइवर थे। इधर कबरे से पवना गिट्टी है वो उसको लोड किए थे, ड्राइवरी के लिए जा रहे। अच्छा, तो ये कैसे हादसा कैसे हुआ है? ये समझ नहीं पाए, हम थोड़ा सा एकदम पीछे थे गाड़ी के, थोड़ा नींद में थे, वो चला रहे थे और उनसे बोला कि हम और ड्रैग मत करना, मौसम सही नहीं है, रास्ता क्लियर है तब करना, नहीं तो आराम से चलना। ये फिर सो गए थे हम, जैसा कुछ मैं समझ नहीं पाया, अचानक हो गया। बांदा फतेहपुर हाईवे में जसईपुर पहलवान बाबा आश्रम के पास 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए हैं, जिससे आग लग गई है। आग लगने से दोनों के ड्राइवर इसमें फंस गए। समथिंग कितनी देर तक ये रेशियो चला? ड्राइवर फंसे हैं तो क्या हुआ? चला होगा 2 घंटे। कितने लोगों की क्या मौत है? क्या 2 है? लोग, दोनों के ड्राइवर जो है जलकर खत्म हो गए हैं। एक का कंडक्टर जो है बांदा की तरफ गिट्टी लोड करके आ रहा था, उसका ड्राइवर कंडक्टर जो है वो बताया कि मैं सो रहा था और वो जैसे घटना हुई धड़ाम की आवाज़ आई, मैं जगा उनके भागे, इतने में आग लग गई, 2 लोग निकल नहीं पाए थे। सर आज यहाँ किस प्रकार की घटना हुई? आज दिनांक 19 जनवरी 2025 को सुबह 6 बजे जब कोहरा काफी ज्यादा था तो कोहरे के कारण 2 ट्रक आपस में टकरा गए हैं और उनमें आग लग गई है। त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए 2 फायर टेंडर बुलाया गया, आग पे काबू पा ली गई है, ट्रैफिक डायवर्जन कर लिया गया है और जल्दी हम ट्रैफिक को सुचारू रूप से व्यवस्थित करेंगे। सर कितने लोग कैजुअलिटी होने की? अभी प्रथम दृष्टया केवल 2 लोगों की सूचना है, लेकिन अभी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। इसी बीच आपको कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग की खबर सामने आ रही है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां। कानपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने का कर रही है प्रयास। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग लगने का अभी स्पष्ट कोई कारण नहीं सामने आ रहा है। पनकी थाना के इस्पात नगर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां लगी हुई है आग पर काबू पाने में। तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, कानपुर के केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको केमिकल फैक्ट्री की दिखा रहे हैं, जहां भीषण और भयानक आग का दृश्य दिख रहा है आपको। आग को बुझाने के लिए लगभग 30 गाड़ियां मौजूद हैं फायर ब्रिगेड की, जो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं।
कानपुर पंकी इंडस्ट्रियल में इस्पात नगर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। मैं उसी वक्त मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीर में साफ साफ कि जो आग लगी है, आग लगने किन कारणों जो आग लगी, आग का भी स्पष्ट नहीं पता चल पा रहा, मगर जो दमकल के जो जवान हैं वो आग लगाने से बुझाने के लिए लगे हुए हैं कि आग को किसी तरह से बुझा लिया जाए, कोई जनहानि ना हो किसी तरह की। मगर आपको बता रहे कि किस तरह से फायर ब्रिगेड के जो जवान हैं लगे हुए हैं। अब तक की जो 4 से 5 गाड़ियाँ जो दमकम की आ चुकी है, ये वही घटना पे मैं मौजूद हूँ जो एक केमिकल फैक्ट्री और जो एक पेन बनाने की कंपनी है। और कहीं ना कहीं अभी क्या कारण है ये भी नहीं मौजूद है, पता चल पा रहा है कि आग किन कारणों लगी है। हमारे साथ जो चीफ ऑफिसर जी हैं, फायर अधिकारी, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर किन कारण आग लगी, क्या अभी वो कारण बाद में देखे जाएंगे। अभी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, पूरा हमने कन्फाइंड कर लिया है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको हम लोग कर लेंगे। जिस तरह से दीपक शर्मा जी ने हमें बताया कि आग जो किन कारण लगी है, वो अभी पूरी तरह से मुस्तैद है कि आग को किसी तरह से बुझाया जा सके, कोई भी जनहानि ना हो। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। जैसा कि सीधी तस्वीरें हम आपको कानपुर केमिकल फैक्ट्री की दिखा रहे हैं, जहां भीषण आग लगी है और अभी तक आग लगने का कोई स्पष्ट कारण नहीं सामने निकल कर आ रहा है। लगभग 30 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंच चुकी हैं मौके पर, वो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको केमिकल फैक्ट्री की दिखा रहे हैं कानपुर के, जहां भीषण आग लग गई है और फायर ब्रिगेड लगातार कोशिश में जुटी हुई है आग पर काबू पाने में। और इसका क्या कारण है आग लगने का, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पे। कानपुर की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। करीब 30 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंच चुकी हैं, आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन क्या वजह थी, किन कारणों से इतनी भयानक आग लगी है, अभी इस बात का कोई स्पष्ट जवाब सामने निकल कर नहीं आ रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको केमिकल फैक्ट्री की दिखा रहे हैं, जहां भीषण आग ने पूरे फैक्ट्री को अपने चपेट में ले लिया है। आग इतना भयानक है कि अभी तक मौके पर फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, लगातार प्रयास कर रही हैं आग पर काबू पाने का। हमारे साथ इसी खबर पर शहनवाज हुसैन जुड़ चुके हैं मौके से। शहनवाज, जैसा कि भीषण आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि अभी तक कोई वजह निकल कर आ रही है सामने की, क्या वजह थी इतनी भीषण आग लगने की? देखिए, आपको बता दें कानपुर के पंकी इंडस्ट्रियल इस्पात नगर में जो भीषण आग लग गई है, जो आग लगी है दोपहर के 3 बजे आग लग जाती है। आग लगने से अफरा तफरी का जो माहौल हो जाता है। मैं उसी घटना स्थल पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि तस्वीर के साथ साथ कि किस तरह से जो आग यहाँ पर आग लगी है, जो यहाँ फायर के अधिकारी जो जवान है वो पूरी तरह से आग बुझाने में लगे हुए हैं कि आग पर किसी तरह से पूरी तरह से काबू पा रही है, मगर आग अभी तक से काबू नहीं पाया जा सका है। अगर बात की जाए फायर गाड़ियों की, तो फायर गाड़ियां अब तक के 300 के ऊपर तो जो गाड़ियां जो ऊपर आ चुकी है, मगर अभी भी जो कार जो चल रहा है पूरी तरह से चल रहा है, अभी किसी तरह से आग से काबू नहीं पाया गया। ये भी बताया जा रहा है जिसमें जो फायर के 4 कर्मचारी थे वो पूरी तरह से इंजर्ड हो गए थे, उनको जो है तत्काल जो है अस्पताल भेजा गया है। जी तो शहनाज, अभी क्या स्थिति है वहां की, अभी कितनी गाड़ियां और लग चुकी, क्योंकि 30 गाड़ियों का तो अभी जिक्र सामने आ गया ही, 30 दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है मौके पर, अभी क्या स्थिति लग रही है, और भी गाड़ियां पहुंचेंगी वहां पर? देखिए, अभी जो हमने जिस तरह सीएफओ दीपक शर्मा जी ने जो बताया है कि आग को बुझाने की तरह से पूरी तरह से हर कंट्रोल जो फायर की सूचना दी गई है,
तमाम तरह से गाड़ियां फायर ब्रिगेड की बुला ली गई है कि गाड़ियां किसी तरह से आके आग पर किसी तरह से काबू पा लिया जाए। मगर अभी भी देखा जाए कि तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री है वो अभी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मगर जो फायर के जवान है वो पूरी तरह से मुस्तैद है कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए। और जिस तरह से आग पे जो प्रयास कर रहे हैं और ड्रम पे ड्रम जो कंटिन्यू फटने की आवाज आ रही है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्या उसमें वजह है कि आग किन कारण लगी है, किस वजह क्या, इसके ऊपर अभी कोई कुछ वजह नहीं आ रही। जी शहनवाज, आप बने रहिए, नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।